Good evening, students. We are continuing today the topic, the electricity, lecture number 3. Let me discuss what point we cover in today's topic. देखिए तो क्या देखना है आपको यहाँ पे ओम्स लॉ. Ohm's law given the relation between the voltage and current. The relation is V is directly proportional to the I. That is, when the voltage increases, at the same time current also going to increase. That constant is known as the resistance. V equals to I R. This is your Ohm's law. ये आपका Ohm's law है. Resistance and resistivity. Resistance क्या होता है? Resistance are the creating the obstacles. जैसा कि आप मोशन में देखे आप, मोशन में क्या है, जैसे कि आप मोशन में सिमिलर एक्ट एज अ फ्रिक्शन है ना. मोशन के लिए क्या अपोजिंग फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन. दैट इज द सेम वे इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस, वी आर इंडिकेटिंग विद द लेटर आर, और रेजिस्टिविटी दिखाते हैं अपन इससे रो है ना. रेजिस्टिविटी इज डिपेंड्स अपॉन मटेरियल. मटेरियल पे डिपेंड करता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस, बेसिकली द 4 फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, but might be in your books syllabus they given basically 3 factors only. कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं? नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर, मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर आल्सो. बट टेम्परेचर आपकी बुक्स में मेंशन दिया है क्या? अच्छा, तो हाँ इसमें लेकिन जो फॉर्मूला है उसमें नहीं मेंशन किया है ना. तो एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है आपको थर्मल रेजिस्टिविटी का उसमें मेंशन नहीं किया. तो रेजिस्टेंस क्या है? डिपेंड करे तुम्हारा मटेरियल. मटेरियल बताते अपन जो रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस. ये 3 फैक्टर्स पे तुम्हारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना, आर. और रेजिस्टिविटी क्या है? तुम्हारा मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस. कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल है उस पर. तो न्यूमेरिकल एग्जाम के लिए आपको अभी धीरे धीरे सभी फॉर्मूले याद रखना जरूरी है. कौन से फॉर्मूले अपने आप तक याद किए बताता हूँ मैं आपको. तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है बोलो? n into E, where n is the number of electrons and E is the charge of electron. 1.6 10⁻⁻19 कूलोम. और एक फॉर्मूला देखिए अपन ने करंट का. करंट क्या है? I इक्वल्स टू Q बाय T. एक फॉर्मूला देख लिया अपन ने. और दूसरा फॉर्मूला कौन सा देख लिया अपन ने? वर्क का फॉर्मूला देख लिए. वर्क क्या है तुम्हारा? वर्क इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू चार्ज है ना. ये 3 फॉर्मूले अपने अब तक देख चुके हैं. अभी फिर से 2 नए फॉर्मूले देख लिया अपने. कौन से देखे? 2 फॉर्मूले नए. V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ I इंटू आर है ना. और कौन सा देख लिया अपन ने आज? यहाँ पे लिखता, वो भी लिखता हूँ मैं यहाँ पे. V इक्वल्स टू आई आर एंड रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L बाय A. तो ये फॉर्मूलेस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी हो गए है ना. तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूलेज याद करना है. इतने फॉर्मूलेस पे शायद आपके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं. ओके. और जब धीरे धीरे पढ़ेंगे जब अपन आगे, तो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, वो अब आगे अभी आएगा. समझ में आ गया यहाँ पे. तो यहाँ पे बताए ओम्स के बारे में बताया यहाँ पर. देखिए तो यहाँ पे क्या है? ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है? यहाँ पे फिगर से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा. ये फिगर में ये क्या है तुम्हारा? पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्ट सिमिलर एज ए फोर्स. ये क्या है तुम्हारा? ये वोल्टेज है ना. जब आप वोल्टेज जब इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? जो मॉलिक्यूल से अप्लाई करेंगे फोर्स के साथ, ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? यहाँ पे जा रहे हैं. तो यहाँ पे धीरे धीरे उतरने के लिए क्या है? यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहे हैं. बराबर है. यहाँ पे क्या धीरे धीरे उतर रहे हैं. तो यही क्या कर रहा है तुम्हारा? यहाँ पे बैरियर तैयार कर रहा है ना. तो वो क्या है तुम्हारा? रेजिस्टेंस. तो जितना आप पोटेंशियल, जितने बैटरी बढ़ाओगे, अभी समझो एक सेल है यहाँ पर है ना. तो प्रैक्टिकल भी है अपने को इसका. सपोज अभी यहाँ पर और करंट मेजर करने के लिए आपको ये बात याद रखना है. करंट वी आर ऑलवेज मेजरिंग इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन. करंट जब मिलीएमीटर जब लगाते हैं अपन, सपोज बैटरी है आपकी, बैटरी लगा दे यहाँ पे अक्रॉस द रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस है. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अपन हमेशा लगाते पैरेलल में V, और मिलीएमीटर लगाते यहाँ पे इन सीरीज. देखिए यहाँ पे क्या है? एमीटर है ना, पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ पे स्विच. यहाँ पे क्या होगा आपका? ये होगा सपोज स्विच है ना. तो यहाँ पे आप करंट डालते हैं. तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन जो है, जो वोल्टेज जो है, अभी वोल्टेज डिपेंड कर रहा है तुम्हारा बैटरी पे. यहाँ पे वोल्टेज कितना है अपन डाल रहे हैं. जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही तुम्हारा करंट भी बढ़ेगा. करंट कम होगा तो वोल्टेज भी
कम। यही रिलेशन बताया तुम्हारे ओम्स ने, यहाँ फिगर में भी है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसका काम क्या है तुम्हारा, बैटरी का काम क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन को पुश करना है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करता है, और रेजिस्टेंस क्या करता है, ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करता है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करता है, यही ओम्स लॉ है। V इक्वल्स टू IR, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और रेशियो क्या है तुम्हारा IR, इसको लिखते हैं अपन V बाय I इक्वल्स टू R, एंड इज कांस्टेंट। R क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट होता है, यही तुम्हारा ओम्स का लॉ है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी समझ में आएगा आपको। यहाँ पे ग्राफ, VI ग्राफ, अभी VI ग्राफ, तो इसका मतलब क्या है, अपन क्या करते हैं जनरली, जो फर्स्ट लेटर जो आता है V, वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑन Y एक्सिस, और जो सेकंड लेटर आता है I, वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑन X एक्सिस। तो ऐसा ग्राफ जब निकालते हैं आप, सपोज ये हो गया आपका ये I, और ये क्या हो गया आपका V, व्हेन दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, दोनों का वेरिएशन क्या है डायरेक्ट, जब पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा तुम्हारा, ये ग्राफ आएगा, है ना। जब स्लोप निकाल रहे हैं अपन, ग्राफ का स्लोप निकालना है, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1 करो, अदरवाइज tan ऑफ थीटा, है ना। स्लोप निकालने के तरीके क्या आपके, y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1 और tan ऑफ थीटा, है ना। जब आप स्लोप निकाल रहे हैं, सपोज एंगल आपका थीटा है ना, तो ये क्या है तुम्हारा रेशियो आ रहा है आपका v बाय I, है ना। स्लोप क्या आ रहा है आपका v बाय I, और स्लोप क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है ना, v बाय I इक्वल्स टू, तो क्या होगा तुम्हारा v इक्वल्स टू I R, ये रिलेशन आ रहा। इसका जो रेशियो होता है, जब कांस्टेंट हो, जब रेशियो इसका जब स्ट्रेट लाइन आता है, स्लोप यानी क्या होता है तुम्हारा, VI ग्राफ का स्लोप क्या होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस, समझे। जब ग्राफ देते हैं आपको और ग्राफ से आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करना है आपको, उसका स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ दैट VI ग्राफ इज नोन एज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना ही क्या कंडक्टिविटी उसकी कम। तो नेक्स्ट वाला ग्राफ है देखो IV ग्राफ, IV यानी उसका उल्टा, IV यानी क्या दिया है यहाँ पे, ऑन Y एक्सिस करंट दिया है, और यहाँ पे क्या दिया आपका वोल्टेज। रिलेशन तो सेम है, जब वोल्टेज बढ़ाएगा जब करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाएगा जब वोल्टेज बढ़ेगा, है ना। तो ये, तो अब इसका स्लोप जो आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/R, है ना। इसका क्या आएगा स्लोप, y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा y2 क्या आएगा तुम्हारा I बाय V, I बाय V क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है ना, I बाय V क्या है तुम्हारा, तो ये कांस्टेंट को बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कांस्टेंट, है ना। इसको क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी, I बाय V इज 1/R, है ना। तो क्या हो गया 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आल्सो नोन एज 1/R इज आल्सो नोन एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अपन दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को अपन सिंबॉलिकली दिखाते हैं ओम से, है ना। R कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन देखो, तो R जनरली अपन सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है तुम्हारा ओहम, है ना। सिंबल क्या है इस तरह से, ये उसका सिंबल है रेजिस्टेंस का, है ना। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी मोह बोलते हैं उसे, और उसको इन्वर्टेड भी बताते हैं। 1/R इस सिंबल कैसे बताते हैं इसको, कंडक्टिविटी, है ना। और सीमेंस भी बोलते हैं इसे, और मोह भी बोलते हैं, है ना। इसका सिंबल कैसा आएगा तुम्हारा, ऐसा उल्टा ओहम आएगा, है ना। ये क्या है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या है जब कंडक्टर से, हर एक कंडक्टर तुम्हारे लॉ ओबे नहीं करते, कुछ कंडक्टर ओबे करते हैं, कुछ कंडक्टर ओबे नहीं करते। जो कंडक्टर ओबे करते हैं, जिसका मतलब जिसमें तुम्हारा VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, वो क्या है तुम्हारा ओहेमिक कंडक्टर, और जिसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, वो क्या है तुम्हारे नॉन ओहेमिक कंडक्टर। यहाँ पे दिखाया देखो आपको, यहाँ पे वोल्टेज है ना, रिलेशन बताया यहाँ पे, है ना, समझने के लिए बताया। यहाँ पे देखिए ये क्या है, पोटेंशियल यानी ऊपर है ना, यानी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है मैक्सिमम, यहाँ पे ग्रेविटी की तरफ क्या है उसको पुश कर रहा है, इसे करंट को। तो उसे रोकने वाला कौन है, अब उसका रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है तुम्हारा, अपोजिशन प्रोड्यूस कर रहा है ना, फ्लो को रोक रहा है। फ्लो को रोकने वाला कौन है तुम्हारा रेजिस्टेंस, यहाँ से पुश कर रहा है वो, है ना। जितनी हाइट ज़्यादा, इसका मतलब जितना पोटेंशियल ज़्यादा, उसका पुश करने की ताकत ज़्यादा है, बराबर है ना। यहाँ पे क्या दिखा, इसका मतलब हाइट दिखा है, इसका मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा हो, है ना। यहाँ नीचे नीचे है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो ऊपर से क्या अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा उसका ज़्यादा होगा। अप्लाइड फोर्स ज़्यादा तो क्या इसको आगे जाएगा, करंट आगे जाएगा। करंट आगे कब जाएगा, करंट का रिलेशन क्या है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
चार्ज, कितने चार्ज के बाद करंट जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 6.25 टू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो कितना करंट आता है तुम्हारा? 1 एम्पियर। 1 सेकंड में इतने करंट जाते हैं, तो समझे? करंट 1 एम्पियर कब आएगा? जब अप्रोक्सीमेटली 6.25 टू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन 1 सेकंड, जब करंट आएगा तुम्हारा 1 एम्पियर, बराबर है? तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इतने। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या है तुम्हारा? करंट इधर आ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ये पुश कर रहा है, उसे रोकने वाला काम क्या तुम्हारा? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस ऑलवेज क्रिएटिंग द ऑब्स्टैकल्स टू द करंट। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिखा है जस्ट ऐसे ही, लेट्स मेट्स विद ओहम। ओहम का सिंबल बताया यहाँ पे, ये ओहम सिंबल है उसका खाली। कम्स मेडिटेट विद द मी एंड मैन्स यू डोंट हैव द रजिस्ट एवरीथिंग। तो आपको रजिस्ट, हर चीज़ को रजिस्ट नहीं करना है, कुछ चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है और कुछ कुछ को रजिस्ट भी करना है ना? जो अनवांटेड चीज़ उसको क्या करना है? आपको रजिस्ट करना है, और जो होना है उसे क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। देखिए उसके बाद में यहाँ पे सेम ट्रायंगल दिया है, रिलेशन बताया है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है आपको, V इक्वल्स टू IR, है ना? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। यहाँ पे रिलेशन बताया देखो, V इक्वल्स टू IR, ट्रायंगल में V इक्वल्स टू I इंटू R। तो वही रिलेशन को फिर से घुमा फिरा के बताया। अभी I के साथ रिलेशन निकालना है, तो I के साथ क्या रहता है? V क्या आ जाएगा तुम्हारा? डिवीजन में जाएगा, है ना? तो I इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा? V बाय R। R के साथ निकालना है आपको रिलेशन यहाँ पर, तो ये I को जो डिवीजन में लेके जाओ, तो क्या है? V बाय I। तो इस तरह से आपके ट्रायंगल में जब ऐसे रिलेशन बताया, सिर्फ इतना याद रखना है। V क्या है तुम्हारा? वोल्टेज है, करंट और रेजिस्टेंस। जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, सिर्फ ट्रायंगल दिया है आपको, है ना? सिर्फ भी आप ऐसा कन्फ्यूजन में मत हो जाओ, सिर्फ आपको इसकी तरफ ध्यान दो आप, है ना? तो आप बाकी के रिलेशन आप निकाल सकते हो। देन फ्यू कंडक्टर्स आर ओबिंग द ओम्स लॉ। यहाँ पे क्या है? IV ग्राफ दिया है ना? IV ग्राफ दिया है, एंड इफ द IV ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है तुम्हारा? इट इज अ ओहमिक कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? ओहमिक। हर एक कंडक्टर ओहमिक होता है क्या? नहीं। आपने बताया कि क्या है? V इक्वल्स टू V डायरेक्टली टू I। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल द मेटल्स, ऑल द कंडक्टर्स। जिसके लिए ट्रू होता है वो क्या है तुम्हारे? ओहमिक कंडक्टर्स। और एक समय के बाद में जब टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो लॉ तुम्हारा ओबे नहीं होता। इसमें मेंशन भी किया है ओम्स लॉ में, विद इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली। एक टेम्परेचर तक क्या करता है तुम्हारा जो लॉ है ओबे करता है। V इज डायरेक्ट टू I। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, उसमें क्या है? रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसमें क्या है? अनइवननेस आएगा आगे, है ना? एक लिमिट तक जब बढ़ रहा है, जब ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसे जो कंडक्टर से आ रहा है वो क्या है तुम्हारा? ओहमिक कंडक्टर्स। यहाँ पे क्या ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आया है क्या? नहीं, कर्व आ गया। जनरली डायोड के लिए, ट्रायोड, थर्मिस्टर, इसके लिए ग्राफ तुम्हारा अनइवन आएगा, है ना? ये क्या है तुम्हारा? नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, है ना? जिसमें डायोड आ गए, है ना? तो डायोड का ग्राफ ऐसा, और फिर बाद में से नेगेटिव भी होता है ना? इस तरह से तुम्हारा डायोड का ग्राफ। थर्मिस्टर का ग्राफ आएगा, थर्मिस्टर का ग्राफ भी इस तरह से आएगा, थर्मिस्टर का ग्राफ, है ना? ट्रांजिस्टर, बहुत से डिवाइस है कि उसका ग्राफ क्या है तुम्हारा? नॉन लीनियर है। दे आर नोन एज द नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, दोज आर ओबिंग द वेरिएशंस ग्राफ स्ट्रेट लाइन, दोज आर द ओहमिक कंडक्टर। तो यहाँ पे जो आपको फिगर दिया है, देखो फिगर इंपॉर्टेंट है आपको। फिगर में देखो क्या दिया है आपको? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज, इस रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? वोल्टमीटर ऑलवेज पैरेलल में लगाते हैं। वोल्टमीटर ऑलवेज वी आर कनेक्टिंग इन पैरेलल ओनली, एंड मिली एमीटर और एमीटर फॉर मेजरिंग द करंट वी आर ऑलवेज कनेक्टिंग इन अ सीरीज। यहाँ पे रियोस्टेट दे फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस टू एडजस्ट द करंट, ये नहीं भी रखे तो चलेगा। प्लग की, बैटरी एंड द पाथ। अब इसमें क्या हो रहा है? करंट जब आ रहा है यहाँ पर, है ना? जब अपन जितने बैटरी का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। जितना आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे इतना रीडिंग यहाँ पे आएगा। एक बैटरी का करंट 1.5 होगा, तो दूसरे का 1.5, सीरीज में लगाया 3 हो गया, तो यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा 3। एग्जैक्टली प्रैक्टिकली 3 नहीं दिखाता, कुछ उसमें ऑब्स्टैकल्स आते हैं, रेजिस्टेंस आते हैं, तो वहाँ पे कुछ ड्रॉप्स भी होता है ना? तो आगे कैसा ड्रॉप होता है वो भी देखना है अपने को। तो यहाँ पे क्या है? जो भी रेजिस्टेंस आता है V, सपोज आपने पहले क्या करा, मैंने सिंगल बैटरी लगाया, एक ही लगाया, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 लगाए, सपोज वोल्टेज 3 था, तो करंट भी सपोज मेरे अप्रॉक्सीमेटली सपोज आता होगा, सपोज 1 एम्पियर आता होगा सपोज। अभी क्या कर रहा हूँ मैं? बैटरी और बढ़ा रहा हूँ, बैटरी मैंने 6 कर दिया है, तो करंट कितना आएगा तुम्हारा? 2 एम्पियर। तो इसका मतलब रेशियो क्या आएगा? ऑलवेज द सेम। दोनों का जितना वोल्टेज बढ़ेगा वही रेशियो में
करंट बढ़ेगा, दोनों का रेशियो क्या होगा तुम्हारा, ऑलवेज सेम, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज रेशियो ऑफ V एंड I इज ऑलवेज कांस्टेंट। और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस, है ना, दैट कांस्टेंट इज ओनली नोन एज द रेजिस्टेंस। ए एमीटर फॉर मेजरिंग द करंट, voltmeter for measuring the potential difference, B is a battery, and key plug key for safety device, and rheostat is a variable resistance। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट दिया, देखो अभी यहाँ पे और वो फर्स्ट फिगर में थोड़ा डिफरेंस है। क्या है फर्स्ट फिगर में और इसमें, यहाँ पे वोल्टेज पुश कर रहा है ना, करंट आगे जाने की कोशिश कर रहा है, और ओम क्या कर रहा है, उसे ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो यहाँ पे उसकी इतनी स्पीड नहीं होगी जितनी कि फर्स्ट फिगर में थी। फर्स्ट फिगर में क्या हाइट दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा था, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा उतनी करंट की स्पीड भी क्या होगी तुम्हारी, बढ़ेगी। और जब चार्ज मूव हो गए, कितने चार्ज, अप्रॉक्सीमेटली 6.25 10 to 18 चार्जेस आर मूविंग इन 1 सेकंड, जब करंट कितना आएगा तुम्हारा 1 एम्पियर, जब करंट कितना आएगा 1। करंट डिपेंड किस पे कर रहा है, स्पीड ऑफ द चार्ज। यहाँ पे चार्ज की स्पीड कम होगी तो करंट भी यहाँ पे क्या आएगा, कम। पर पोटेंशियल ऑलवेज क्या करता है तुम्हारा, पुश करता है, करंट को आगे धकेलता है। यहाँ पे और क्लियर होगा आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर क्रिएटिंग द ऑब्स्टैकल्स। ऑल द कंडक्टर्स शो द सम अपोजिशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, है ना, जैसे कि तुम्हारे मोशन में जैसा फ्रिक्शन में जैसा काम होता है, सेम इट इज एक्टिंग एज इन अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेफर्स टू मेजर्स ऑफ अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। करंट को अपोज करने वाला कौन है, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। द टू मेन वेज ऑफ इंक्रीजिंग द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज। करंट बढ़ने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल है ना। तो यहाँ पे करंट के लिए क्या है, इफ करंट इंक्रीजेस वोल्टेज आल्सो इंक्रीजेस। और वोल्टेज को कम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, करंट को कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रेजिस्टेंस की है ना। रेजिस्टेंस और बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, इसका मतलब उसके इनवर्स वेरिएशन में। समझ में आ गया ये पॉइंट। तो यहाँ पे कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्यों आता है, रेजिस्टेंस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ जब उस मॉलिक्यूल्स जो है एटम्स में, है ना, जो हर एलिमेंट्स में क्या हो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उसमें एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू रिलीज, जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो इजीली जाते हैं क्या हो, नहीं, वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वहाँ पे कोलिजन होता है प्रोटॉन्स का, और कोलिजन होता है, कोलिजन से क्या है, हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने से क्या हो रहा है तुम्हारा, वहाँ पे अपोजिशन बढ़ेगा, ऑब्स्टैकल्स बढ़ने से क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे दिया है देखो, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पे डॉट दिख रहे होंगे, ये क्या है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। इनिशियली अभी जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई तो रैंडम मोशन में जा रहे हैं, अभी किसी भी रैंडम है, इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, दे आर मूविंग इन अ रैंडम वे। When you are applying the potential difference, तो उसमें alignment आ जाएगा, they are going to align in a particular way, the electrons are always opposite direction of the negative charge, electron माइनस माइनस को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होगा तुम्हारा, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव को, they are going to attract towards the positive charge, और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंस करते हैं अपन, है ना। यहाँ पे देखो आगे फिगर में और थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। द अपोजिशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स में क्या होता है, एटम्स के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, बराबर है, अच्छा हाँ, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव, और उसके बाद में रिवॉल्व होने वाले क्या है तुम्हारे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। जब ये इजीली मूव होने के सोचते रहे तो उसका बाकी का दूसरा बाजू वाला प्रोटॉन, जो पड़ोसी वाला प्रोटॉन उसे अट्रैक्ट कर लेता है ना, तो उसके उसमें जाता है, तो उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें क्या है, कोलिजन होता है, तो उसको इजीली छोड़ना नहीं, कौन, प्रोटॉन अट्रैक्ट करे। अभी देखो होल क्रिएट हो जाएगा, बताता मैं वो भी कैसे हो रहा है। अभी सपोज इसके इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पहले एटम में सेम होते हैं, है ना। अभी अगली फिगर में क्लियर बताऊंगा उसमें कैसा होता है। जब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा, जैसे बैलेंस फोर्स, अभी यहाँ पे क्या है, तो फोर्स तुम्हारे सब स्टेबल है। अभी जब आप बैलेंस फोर्स में क्या है तुम्हारा, यहाँ पे मोशन तुम्हारा रिजल्टेंट मोशन 0 है। जब अनबैलेंस फोर्स का मतलब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा ज़्यादा होगा। जब क्या करेगा, तुम्हारे एटम्स के एक तरफ अलाइनमेंट हो जाएंगे, जब तुम्हारा एटम्स एक तरफ जा रहे हैं, जब वहाँ पे अपोजिशन क्रिएट होगा, ऑब्स्टैकल्स क्रिएट होगा। बताओ मैं कैसा होगा। द सब्सटेंस ऑब्स्टैकल्स एंड द फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे क्या ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को
फ्लो इलेक्ट्रॉन को, और फिर यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, दो एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, उसको कोलाइड हो रहे हैं, कोलाइड से हो रहे, कोलाइड फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, सेम हीट बढ़ रही है, बराबर है। इट मीन्स मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए तुम्हारे, कोलाइड हो गए, टकरा मारे एक दूसरे पे, कोलाइड्स विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस एंड रिजल्टिंग द लिबरेशंस ऑफ द हीट। इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा एक दूसरे टक्कर मारने के बाद गुस्सा आ जाएगा ना, उसे गुस्से से क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, है ना, इसका मतलब क्या हो रहा हो, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। द रेजिस्टेंस इज इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शंस, क्या है रेजिस्टेंस, क्या है, सिमिलर एज इलेक्ट्रिकल frictions and offers by the substance and causes the productions of the heat, and with the flow of electric current during the collision the electrons loses the energy। यहाँ पे देखो लूज हो रही एनर्जी, इसलिए क्या हो रहा है, उसका जो धीरे धीरे एनर्जी लूज करी, इसलिए में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। बैटरी का सेल अपन देखते हैं, उसकी क्या है इफिशियंसी धीरे 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 कम हो जाती रहती है। दिस लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्जेस एंड कंसिडर एज अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, तो इसलिए क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, आपका ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल पहले का सपोज इनिशियली पोटेंशियल क्या होगा तुम्हारा 240 डिग्री 240 वोल्ट होगा, धीरे 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 क्या होगा, पोटेंशियल कम कम होते 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 एनर्जी लॉस होते होते थोड़ा सा जीरो में जाएगा। अब तुम्हारे अब देखते हैं सेल वगैरह अपने बैटरी में, रिमोट में वगैरह सेल कंटिन्यूसली अपन इस्तेमाल करते करते क्या हो, बाद में थोड़ी देर के बाद में क्या होते हो, वीक हो जाते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, तुम्हारा ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द मटेरियल। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको और थोड़ा सा इजी समझ में आएगा। देखो तो यहाँ पे क्या है, बिफोर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे कैसे भी अलाइनमेंट हो गए इससे, ये तुम्हारे प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, और ये तुम्हारे अराउंड द सेल इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे रैंडमली डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे बैलेंस फोर्स क्या है तुम्हारा, जीरो है, यहाँ पे कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं। व्हेन यू आर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, अभी यहाँ पे सेल दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा। यहाँ पे नेगेटिव क्या, नेगेटिव रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इधर जा रहा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, और पॉजिटिव है यहाँ पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, बराबर है। उसका सभी का अलाइनमेंट आया है। अभी इसमें से जब तुम्हारा निकलता है सपोज, तो यहाँ पे निकलता है, तो ये क्या करता है, इसे थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट करता है, तो एकदम छोड़ रहा है क्या पास, नहीं ना। तो अभी अप्लाइड फोर्स क्या है तुम्हारा, ये अप्लाइड फोर्स है, इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अपन देखिए इसके पहले ईएमएफ में तो अभी देख लेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इसके अंदर भी क्या अंदर थोड़ा भी रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं उसे, है ना। तो यह क्या है, यहाँ पे इसमें से जा रहा है, यहाँ पे रिलीज इजीली छोड़ रहा है क्या, हो नहीं, उसमें भी कुछ तो फोर्स है, क्योंकि क्या एटम, हर एटम क्या चाहता है, इलेक्ट्रिकली स्टेबल होना चाहता है ना। तो इसके फोर्स से ये अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, इसका होल्डिंग करने का फोर्स, और यहाँ पे इसका पुल आउट करने का फोर्स, तो पुल आउट करने का फोर्स क्या उसका ज़्यादा है, इसलिए क्या कर रहा है, और नेगेटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव को रिपेल कर रहा है यहाँ पर। उसका पुश करने का फोर्स क्या है, इसके बाइंडिंग फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूजली इजीली निकल जा रहा है, इजीली बोले तो निकल जा रहा है ना। पर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, किसको चाहिए था, ये प्रोटॉन को, पर ये अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, इसलिए क्या कर रहा है, उसे पुश कर रहा है। तो यहाँ से पुश हो गया, यहाँ से भी निकल गया है, तो फिर जो आया उसे थोड़ी देर के पकड़ कर रखेगा नहीं, तो वैसा इसलिए क्या है, उसमें आते थे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ी कम होती है, उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है आफ्टर द अपोजिशन, तो यहाँ पे पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इस पे लग रहा है वो, है ना, तो ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स इस पे लग रहा है, तो वहाँ पे क्या है, तुम्हारा कोलिजन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाना है, रास्ता तो उसका वही है, तो रास्ते में कोई तुम्हारे प्रोटॉन है, उसको रोकने वाले हैं, तो रोक रहे हैं, उसके फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, अपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कंटिन्यूसली कोलिजन हो रहा है, कोलिजन से क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट बढ़ रही है, यहाँ पे रास्ता उनके, और रास्ते में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये डिपेंड करता है हर मटेरियल पे, कितने मटेरियल में कितने एटम्स कैसे है ना, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, है ना। आपकी केमिस्ट्री में आप पढ़े होगे, केमिस्ट्री में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़े होगे आप, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम्प्लीटली अलग है, उसका कोई इसमें कॉन्सेप्ट लेना देना नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना कि तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली माइग्रेट होने वाले हैं, वो तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे सेल के अराउंड में तुम्हारे ऑप्टेट और डुप्लेट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, वो क्या तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जनरली लोगों के दिमाग में वही आता है कॉन्सेप्ट, बहुत बार सोचते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ही समझे, वो पूरा अलग है, समझे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा पूरा पाथ कंप्लीट कर ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा दिखाया बैटरी, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन्स विद 8 वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, एग्जांपल के लिए बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पूरे 8 के 8 है स्टार्टिंग में, जैसे जैसे तुम्हारा पाथ जा रहे हैं, है ना, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा ड्रॉप होना चालू हो गया। देखो यहाँ तक तुम्हारी जहाँ तक उसकी इफिशियंसी है
वहाँ तक है 8, फिर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कितना हो गया, कम हो गया है ना, ड्रॉप होना चालू हो गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप होते 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 तो फिर यहाँ पे कितने हो गए तुम्हारे, 1 आ गया। तो यहाँ पे आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे तुम्हारा वर्क करेगा तो एनर्जी क्या ड्रॉप होते जा रहा है, ड्रॉप होते जा रहा है। और एक स्टेज ऐसे है कि तुम्हारा पोटेंशियल कंप्लीट तुम्हारा खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, डिफरेंस ही नहीं रहेगा। जब डिफरेंस नहीं रहेगा, जब फ्लो होगा क्या, किसमें, हाँ हीट में कन्वर्ट हो रही, हीट में कन्वर्ट हो रही एनर्जी। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, एनर्जी आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही तुम्हारी, हीट में, हीट में कन्वर्ट हो रही, इसलिए क्या वहाँ पे ड्रॉप होना चालू हो गया। वायर तुम्हारा गर्म हो रहा है ना यहाँ पर, तो इसलिए क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई तुम्हारी हीट में। और हीट के हीट को अपन रोक नहीं सकते, इट इज रेडिएशन है। हीट क्या होती है तुम्हारी, रेडिएट करती है, वी कैन नॉट स्टॉप द रेडिएशन। कंट्रोल करने के लिए अपन इंस्टॉलेशन लगाते हैं है ना, बट स्टॉप नहीं कर सकते अपन उसको, है ना। तो इस तरह से तुम्हारा क्या है, ड्रॉप होते होना चालू हो गया। देखो फैक्टर्स ऑन विच रजिस्टर्स डिपेंड्स, तो 3 फैक्टर है, कौन से बताया मैं, 4। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड है, नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। अब रेजिस्टेंस के लिए एक सिंपल आप समझ लो, एक आपका नल का पाइप है, पानी का पाइप है सपोज, है ना। तो पानी के पाइप में क्या करो, सपोज एग्जांपल के लिए देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये पाइप है, पानी का पाइप है, इसमें क्या है बहुत सा कचरा है। कचरा यानी क्या है, उसमें ये मटेरियल है समझो, है ना, पाइप अलग अलग पाइप है ना। एक पाइप में क्या है तुम्हारा, उसमें कचरा ज़्यादा है, तो इसमें से मुझे क्या करना है, 1 लीटर पानी निकालना है। कितने समय में पानी निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हो उसमें से, है ना। तो इसमें 1 लीटर पानी में कितने समय में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पाइप की लेंथ लंबी होगी तो पानी बाहर निकलने का समय लगेगा, है ना। और किस पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, पाइप कैसा है ना, इसका रजिस्टिविटी कैसी, इसमें कितना इसमें कचरा वगैरह है। कचरा यानी कि इसमें ऑब्स्टेकल्स है सपोज, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 किस पे कर रहा है, लंबा होगा पाइप, है ना, साइज नहीं लंबा होगा पाइप, तो क्या होगा उसको। और सपोज यही पाइप समझो चौड़ा होगा, यही पाइप क्या हो तुम्हारा चौड़ा है, चौड़े पानी में आप पानी डाल दिए तो पानी जल्दी बाहर आएगा उधर से, बराबर है कि नहीं। पाइप लंबा हो तो बाहर निकल, 1 लीटर पानी डाल रहे हैं आप सपोज पाइप में, इतना ही पाइप है सपोज 1 लीटर का पाइप है, बड़ा है तो समय पानी बाहर आने के लिए समय लगेगा। हाँ पानी चौड़ा है, पाइप बड़ा है तो जल्दी आ जाएगा पानी। देखो पाइप अभी छोटा पतला पाइप है, उसका होल पतला है पाइप का, तो हाँ पानी बाहर निकलने के 1 लीटर पानी डाल रहे हैं आप, तो उसके लिए समय लगेगा पानी आने के लिए बाहर, है ना। इसके लिए समझो टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है, रजिस्टर ऑब्स्टेकल ज़्यादा है यहाँ पर। अभी पाइप चौड़ा है आपका, पाइप में चौड़े पाइप में पानी डालो 1 लीटर तुरंत निकलेगा, किसमें, हाँ इसमें कम है ना। इसलिए क्या है, यहाँ पे जितना एरिया बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम हो जाएगा। जितना चौड़ा हो जाएगा उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम। लेंथ बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया, मटेरियल बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। अभी क्या हो रहा है, जब तुम्हारा चौड़ा बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है तुम्हारा, कम। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस देन रेजिस्टिविटी इज गोइंग टू डिक्रीज। और क्या हो रहा है, टेम्परेचर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर्स। तो टेम्परेचर क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, अंदर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक्सपांशन हो जाएंगे। यहाँ के अंदर मॉलिक्यूल्स है, बराबर है, सपोज ये मॉलिक्यूल्स है, अभी मॉलिक्यूल्स का जब साइज एक्सपांड होगा, अभी टेम्परेचर बढ़ गया सपोज, लेट मी कंसीडर नाउ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, पहले के साइज इतना था, अभी का साइज ये इतना हो गया, बराबर है। तो अभी जब फ्लो जाएगा उसे और ऑब्स्टेकल ज़्यादा हो जाएंगे, रास्ता कंजेस्टेड हो गया उसके लिए। तो इसका मतलब क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा जब भी क्या बढ़ेगा तुम्हारा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आएगा, रेजिस्टेंस कब कब बढ़ रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स किस पे कर रहा है तुम्हारा, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जनरली सुपर कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर्स, है ना, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो जाइए क्या, उन्होंने कहीं मैग्नेट होंगे क्या, नहीं है, तो वहाँ पे क्या वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे, है ना। तो एक ऑलाइज में क्या है तुम्हारा रेजिस्टेंस, जैसे कि ऑलाइज तुम्हारे टोस्टर हीटर होता है ना, हीटर के कॉइल, नाइक्रोनियम कॉइल, तुम्हारे आयरन में इसमें हीट ज़्यादा होती है, देखो ऑलाइज होते हो, तो उसमें क्या है तुम्हारा रेजिस्टेंस उसका क्या है, ज़्यादा होता है ना, डिपेंड करता है तुम्हारे मटेरियल पे। कॉपर इज गुड कंडक्टर बोलते हैं अपन, कॉपर है, प्लेटिनम है, सिल्वर, दे आर द गुड कंडक्टर्स। और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा तुम्हारा, फ्लो तुम्हारा इजीली हो जाएगा। इट दैट इज इनवर्स टू द एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इनवर्स टू द एरिया, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। किस पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा,
टेम्परेचर भी डिपेंड कर रहा है. टेम्परेचर इंक्रीजेस, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आल्सो गोइंग टू इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस आल्सो गोइंग टू इंक्रीजेस. समझ में आया क्या रिलेशन? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. देखो रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली टू द लेंथ. रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इज डायरेक्टली टू द इनवर्स टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसके साथ क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का तुम्हारा इनवर्स वेरिएशन आएगा. समझ में आएगा ये रिलेशन? देखिए उसके बाद में फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. अभी बताएगा अपन वही सेम फैक्टर. 4 फैक्टर्स आर देयर. द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ लंबी होगी तो क्या चार्ज मूव होने के लिए समय लगेगा, है ना? It has been experiments found that the resistance of the conductors is directly proportional to the length, है ना? यहाँ पे दिखा है R is directly to the length of the conductors. As a result, there is a more resistance of the currents to overcomes when the mass travels long distance in a conductor. तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा लंबा डिस्टेंस कंडक्टर करने के लिए ट्रैवलर. आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा शायद. घर पे अपन जो वायर देखते, केबल देखते हैं, है ना? अपन जनरली हीटर के लिए वगैरह गीजर के लिए कैसा केबल इस्तेमाल करते हैं? उसके जिसमें जाए वायर क्या ज़्यादा है ना? नंबर ऑफ वायर्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, उसमें पैरेलल में होते हैं. इसका मतलब उसका थिकनेस बढ़ रहा है. थिकनेस बढ़े के बाद क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हीट भी कम हो जाएगी. पतला वायर है, अब वही चार्जर का वायर अपन उसको लगाए तो जल जाएगा. हीट क्रिएट हो जाएगी, है ना? वो वायर जल जाएगा, है ना? तो कौन सा वायर लगाना उस पर समझ में आ रहा है अपने को. As there is a more resistance for the current and to overcome with the mass travels the long distance in a conductor. यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ कंडक्टर्स. कंडक्टर डिपेंड कर रहा है तुम्हारे कंडक्टर पे, है ना? तो एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, है ना? गोल्ड इस्तेमाल नहीं करते अपन, बहुत कॉस्टली है ना? तो डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टर विच कंडक्टर्स वी आर यूजिंग, है ना? अभी घर से कॉपर वायर अपन अंदर के अंदर इस्तेमाल करते, कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं. बाहर की जो लाइटिंग जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसे कॉपर करते हैं क्या अपन इस्तेमाल? एल्यूमिनियम करते हैं ना? तो क्यों? डिपेंड करता है तुम्हारा उसके कॉस्ट पे भी, है ना? घर पे एल्यूमिनियम नहीं करते अपन इस्तेमाल. सर्विस वायर एल्यूमिनियम का होता है, तो डिपेंड कॉस्ट फैक्टर. और हर एक का उसका भी रेजिस्टेंस अलग है. कोई भी मटेरियल जो है, हर मटेरियल को रेजिस्टेंस है, और कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है उसको जीरो रेजिस्टेंस वाला, है ना? आइडियल मटेरियल कोई भी इज नॉट एग्जिस्ट. पूरा 100% इंसुलेटर भी नहीं है कोई, और 100% कोई कंडक्टर भी नहीं है ना? थोड़ा बहुत उसमें, जैसे कि अपन बोलते हैं विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक. फ्रिक्शन क्या है तुम्हारा? नेसेसरी भी है और इविल्स भी है. तो वैसा ही सम यहाँ पे भी क्या है? तुम्हारे करंट को फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस तुम्हारा लगता है. इवन बैटरी के अंदर भी क्या है? रेजिस्टेंस है. सेल के अंदर भी क्या है? रेजिस्टेंस है. डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टर, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर, resistivity rho. The electrical resistance of the wires also depends upon the nature of the material from which the made. कौन से मटेरियल से आपका बना है? ऑलाई से बना है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा. कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर, रेजिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा? कम होगा. Some materials have the low resistance like the good metal conductors are there. कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या है? गुड कंडक्टर है आपके. Whereas the other has a high resistance. हाई रेजिस्टेंस वाले कौन है तुम्हारे? जनरली ऑलाई, नाइक्रोनियम हाई रेजिस्टेंस वाला है. टंगस्टन, वेरी गुड, टंगस्टन भी ऑला है, हाई रेजिस्टेंस. मटेरियल कंडक्टर्स और इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या कर रहा है? इसका इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा? अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी. बहुत ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस है ना? करंट को आने ही नहीं दे रहा. तो वो क्या बन गया तुम्हारा? इंसुलेटर्स. एंड हाउ वेल दे आर रेजिस्ट द करंट फ्लो. वहाँ पे रोक रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल्स वी टेक द 2 सिमिलर वायर्स ऑफ द इक्वल लेंथ एंड एरिया. सपोज अपन एरिया एक सेम वायर का लेंथ लिए और एरिया भी सेम है वायर का, 2 अलग अलग वायर ले रहे हैं, पर मटेरियल अलग है ना? सपोज क्या करें आप, एक वायर कोई दूसरे अलग मटेरियल का ले रहा है और दूसरा वायर एक अलग मटेरियल का. लेंथ भी उतनी है, एरिया भी उतना है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी उतना है, सब उतना है, पर वायर अलग है. पर दोनों वायर से आप ऑब्जर्व करोगे तो उसका आउटपुट आने वाला क्या होगा? अलग आएगा. इसका मतलब क्या है? जो रेशो है V/I वो एग्जैक्टली इसका और इसका रेशो क्या है तुम्हारा? सेम नहीं आएगा. इसका I1 R1 आएगा, इसका R2 आएगा. तो रेशियो में क्या आएगा? वेरिएशन आएगा. इसका मतलब क्या है? दोनों में रेजिस्टेंस क्या है? डिफर है. इफ यू टेक द 2 सिमिलर वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एरिया, क्योंकि क्या है? डिपेंड कर रहा है तुम्हारे एरिया पे भी, लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया पे भी डिपेंड करता है. ऑफ कॉपर एंड अदर इज सपोज नाइक्रोनियम. नाइक्रोनियम का रेजिस्टेंस क्या मैक्सिमम है? ऑला है ना? कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा? कम है. कॉपर इज गुड कंडक्टर. And when they find the resistance of nicronium wire is 60 times as that of the copper. Nicronium wire का resistance क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, 60 times greater than the copper wire. इसलिए जनरली जो हीटर के लिए
कॉइल लगाने के लिए अपन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोनियम इस्तेमाल करते हैं, है ना। कटिंग वगैरह करने के लिए भी नाइक्रोनियम इस्तेमाल करते हैं अपन। यहाँ पे देखो इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होता है बोला मैंने आपको, द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू एक्सपांड। मॉलिक्यूल एक्सपांड होने के बाद में क्या हो जाएगा, अगेन इट विल क्रिएट द ऑब्स्टैकल्स फॉर दैट फ्लो ऑफ करंट। इट हैज बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट टू द टेम्परेचर, है ना, द आर इज डायरेक्ट टू द टेम्परेचर आल्सो। It has been found that resistance of all pure metals increasing on rising their temperatures and vice versa. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर, दोनों भी वाइस वर्सा है। बट द रेजिस्टेंस ऑफ द alloys like the magnesium's contacts with the nitroniums is almost unaffected by the temperatures and have the very low temperatures coefficients of that resistance. On increasing the temperature, the resistance increases and due to the facts that the intermolecular vibration increases. अंदर के वाइब्रेशन क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट क्रिएट हो रहा है। वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कोलिजन ज़्यादा हो रहा है, कोलिजन ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब हीट ज़्यादा हो रहा है, हीट ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब लॉस हो रहा है आपका, है ना, करंट में लॉस हो रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। बाय गेनिंग द थर्मल एनर्जीज एंड हेंस क्या हो, थर्मल एनर्जी में आपने बताया था कन्वर्ट किस में हो रहा हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है, in thermal energies, and hence there are the more collisions between the moving free electrons and metal ions. तो वहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम लॉस होगा। 1 ओहम, तो 1 ओहम क्या है, तो सेम जैसे कि आपने अभी रिलेशन देखा है ना, V इक्वल टू कितना है IR, तो R कितना होगा तुम्हारा रेशियो ऑफ V एंड I, तो ये क्या है, इसका क्या है रेजिस्टेंस, क्या यूनिट क्या है तुम्हारा 1 ओहम, जब क्या है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और करंट कितना रहेगा तुम्हारा 1 एम्पियर। द रेशियोज ऑफ 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेशियोज ऑफ 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर इज नोन एज द 1 ओहम। समझे, 1 ओहम क्या होगा तुम्हारा 1 ओहम इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडिंग बाय 1 एम्पियर, ये आपका 1 ओहम। तो यहाँ पे रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी यानी क्या, जो अपोज करने वाले, जनरली रजिस्टिविटी क्या, कंडक्टर की रजिस्टिविटी कम होती है ना, रजिस्ट कम करता है, और आप इंसुलेटर क्या रजिस्ट क्या करता है, ज़्यादा करता है। 10⁻⁸ के अंदर के जो इसका मतलब क्या है, दे आर गुड कंडक्टर, और 10⁻16 के ऊपर के हैं इसका मतलब क्या है तुम्हारा बैड कंडक्टर। सुपर कंडक्टर इट इज़ नॉट पॉसिबल, सुपर कंडक्टर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना, जिसका रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, आइडियल है वो, है ना, इमेजिनरी केस। द मेटल्स, जनरली मेटल्स की रजिस्टिविटी क्या होती है तुम्हारी -10⁻8 ओम मीटर, रेजिस्टिविटी किस में गिनते हैं अपन, ओहम मीटर में, है ना। कैसा यूनिट रेजिस्टिविटी आया बताता मैं आपको, देखो तो रेजिस्टेंस क्या है, डिपेंड किस पे कर रहा है तुम्हारा ए, बराबर है। रेजिस्टिविटी यानी कि कौन सा फैक्टर है आपका, ये फैक्टर, इसका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है आपका ओहम, एरिया का यूनिट इधर के बाद एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या हो जाएगी तुम्हारी डिवीजन में आ जाएगी, बराबर है। तो मास और लेंथ कैंसल, तो यूनिट क्या आएगा उसका ओहम इंटू मीटर, समझा यूनिट कैसा है ना। तो यहाँ पे क्या है रजिस्टिविटी का यूनिट क्या है ओहम इंटू मीटर, तो मीटर का रेजिस्टेंस कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 10⁸, है ना, लेस देन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्या होगा लेस देन 10⁸। ओहम मीटर इज दे आर द कंसिडर एज द गुड कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर, सेमी का मतलब क्या है, जो 14 ग्रुप वाले एलिमेंट्स तुम्हारे शायद केमिस्ट्री में पढ़े होगे आप, है ना, ग्रुप नंबर 14 सेमी कंडक्टर, है ना। सेमी का मतलब क्या है, आधे कुछ दे आर कंडक्टिंग इन ऑर्डिनरी स्टेज, जो डायोड के लिए वगैरह होता है सेमी कंडक्टर करते हैं, है ना। तो जनरली उसके लिए वाल के लिए एक्स एज वाल डायोड में वगैरह इस्तेमाल करते हो सेमी कंडक्टर, उसका क्या है इसके बीच में तो मॉडरेट होते हो, सिलिकॉन जर्मेनियम, दीज आर द सेमी कंडक्टर। 14 ग्रुप वाले एलिमेंट जो आपके पीरियोडिक टेबल में के, दीज आर द सेमी कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी तुम्हारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या होता है आयनिक सोल्यूशन, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन, है ना, वो क्या है तुम्हारा, वो भी क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका भी क्या है वेरिएबल, उसका क्या करता है डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी फिक्स नहीं होती है। जैसे कि डिस्टिल प्योर वाटर में कंडक्टिविटी होती है क्या, उसमें जब सॉल्ट डालते हैं आप तो उसमें कंडक्टिविटी की चेंज होती है ना, इसलिए से अपन कंडक्टिविटी फिक्स नहीं बोल सकते, वेरिएबल है, उसमें वेरिएशन है। कौन सा सॉल्ट डालते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना, तो वो क्या है वेरिएबल। इलेक्ट्रोलिसिस का वही सही, इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा सॉल्ट डाल रहे हैं आप, कौन से लिक्विड में डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी उसकी चेंज होगी।
और कंडक्टिविटी हमेशा सेम रहेगी क्या? नहीं, उसका डिसोसिएशन जब हो जाएगा, जब क्या हो तुम्हारा वो रुक जाएगा, बराबर है। अभी सपोज कोई आयन है, लेट एग्जांपल के लिए देखेंगे, इसमें क्या करता है, सोडियम क्लोराइड डालता मैं, है ना, तो यहाँ पे क्या है, एनोड है, और सपोज एक तुम्हारा कैथोड है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, पहले दिया, अभी पूरे सोडियम का है एक साइड में गया और पूरे क्लोरीन एक साइड में गए, सपोज पूरे सोडियम सपोज क्या है तुम्हारे नेगेटिव पे आ जाएंगे, और पूरे कॉपर का आएगा तुम्हारे क्लोरीन का है यहाँ पे है, तो फिर कंडक्टिविटी होगी क्या उसमें, पूरे आए तो ऑटोमेटिक सर्किट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्रेक हो जाएगा, आयंस ही नहीं होंगे। तो इसके लिए कंडक्टिविटी की तो वेरिएशन आते हैं ना, कंडक्टिविटी इज नॉट फिक्स, दे वेरिएशन। इंसुलेटर द रेजिस्टेंस इज मोर देन 10⁻⁶। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए तुम्हारा, इससे ज्यादा रेजिस्टेंस जब होगा, जब उसे क्या कहोगे अपन, इंसुलेटर। 10⁻⁶ भी इंसुलेटर है, और इससे ज्यादा भी जो भी रहेगा वो क्या है तुम्हारे इंसुलेटर। ये कंडीशन एग्जिस्टेंस में नहीं होती, इन्फिनिटी वाली, है ना। सुपर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सुपीरियर जो भी है, सुपर 100% इंसुलेटर भी कुछ कोई चीज़ नहीं है, और 100% कंडक्टर भी अप्रॉक्सीमेटली अपन कंसिडर करते हैं। रबर इज गुड इंसुलेटर, है ना, वुड इज आल्सो गुड इंसुलेटर। पर कभी कभी क्या है तुम्हारे देखे होंगे, जब रबर की स्लीपर भी पहनते तो कभी कभी शॉक लगता है, डिपेंड करता है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना। दैट्स व्हाई दे आर नॉट परफेक्टली 100% इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे देखो रजिस्टिविटी क्या है तुम्हारी, स्पेसिफिक resistivity यानी तुम्हारा रो। The electrical resistivity also called as the volume of resistivity or specific electrical resistance is the fundamental specific properties of metal that measures in electrical resistance or low strongly to resist the electrical current. At low resistivity indicates the materials that readily alloy, है ना, of electrical current. Those alloys are they are allowing for the electrical current. Resistivity is commonly represented by the Greek letter rho. अपन देखिए पहले ही क्या है, रो है, रेजिस्टिविटी ग्रीक लेटर क्या है, रो है। और द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। कैसा है बताया मैंने आपको, है ना, कैसा रेजिस्टिविटी का ओम क्या है, कैसा है तुम्हारा ओहम। एरिया स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, देन यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम इनटू मीटर। समझ में आ गया है? देखिए remembers or else you will struggles likes just figure दिया आपका। We can resistivity as the resistance of the wires of the unit length and unit cross sectional area. The SI unit of resistivity is ohm meter. Same वही बात से डबल बता रहे हैं। Resistivity is a material depends properties and it does not depends upon the length and the area of the conductor. क्योंकि resistivity material है तुम्हारा, it is fixed. रेजिस्टिविटी फिक्स होगी तुम्हारी, किस पे डिपेंड नहीं होगा वो। इफ द मटेरियल रिमेन्स द सेम, तो मटेरियल सेम होगा तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, है ना। तो आप कॉपर कॉइन ले रहे हैं, छोटा हो दो बड़ा हो दो, रेजिस्टिविटी क्या होगी उसकी, सेम होगी। रेजिस्टिविटी ऑफ द रिमेन्स द सेम इवन यू मेड द मटेरियल्स इफ यू फेवरेट द शेप ऑफ द साइज। बोलिए रेजिस्टिविटी क्या है तुम्हारा, कोई भी शेप होने दो, कोई भी साइज होने दो, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एज वेल एज द एरिया, है ना। Materials with the high resistivities offer the higher the resistance for the same length and the area. But resistivity actually practically देखें तो resistivity depends upon the temperature. Temperature पर resistivity depend करती है, आप इस mention नहीं किया है। हाँ बोलिए, नहीं करती है। Resistivity does not depends upon length and area, क्योंकि मेटल है वो, कॉपर है, कॉपर का लेंथ बढ़ने दो रेजिस्टिविटी उतनी होगी, एरिया बढ़ने दो रेजिस्टिविटी उतनी होगी। हाँ, बट टेम्परेचर उस पर अफेक्ट करता है, टेम्परेचर के बारे में मेंशन नहीं किया है ना। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, समझे। इट्स डिपेंड्स अपॉन ओनली मटेरियल, कौन सा मटेरियल है वो उस पर ही डिपेंड करता है। क्लियर? देखिए फास्ट देखेंगे। दो सब्सटेंस विच हैव द वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कम है, वो क्या है तुम्हारे गुड कंडक्टर, आर नोन एज द गुड कंडक्टर, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, दे आर द गुड कंडक्टर्स। अभी कॉन्ट्रवरी इसके वैसे ही, दो सब्सटेंस विच हैव infinitely high electrical resistance are known as the insulators. The substance which have completely higher resistance and then the conductors are known as the resistance are known as alloys are known as the, इसकी क्या इंटरमीडिएट है, इंसुलेटर भी नहीं है और सुपर कंडक्टर भी नहीं है, इसके दोनों के बीच में वो क्या है तुम्हारे alloy, नाइक्रोनियम और एंशियम, these are the alloys। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है आपको सिंबल, यहाँ पे वायर 3 वायर होते हैं तुम्हारे, लाइव वायर, फेज वायर और न्यूट्रल वायर।
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक्चुअली तुम्हारा फिगर उल्टी दिया है, आपने देखे शायद रेजिस्टेंस कैसा निकालना है ना। तो ये फर्स्ट कलर है, ये सेकंड कलर है, ये थर्ड कलर है, और ये क्या है फोर्थ कलर, ऐसा उल्टा दिया है आपको, रेजिस्टेंस उल्टा लिखा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको शायद पता होगा, पता है ना कैसे निकालते हैं? हाँ, सीक्वेंसेस के लिए पता है कि नहीं सीक्वेंस? हाँ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद रखने का है। तो क्या है इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 वाइट, हाँ एक मिनट, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, गुड वाइफ है ना। तो उस ऐसा है, तो हाँ, तो ये सीक्वेंस है। तो यहाँ से कैसा निकालते हैं अपन, जो कलर स्पेक्ट्रम दिया है ना, इसमें से वैल्यू रेजिस्टेंस निकालते हैं। फर्स्ट कलर यहाँ पे कौन सा है, फर्स्ट कलर कौन सा है, फर्स्ट कलर लिखना है हमेशा, फर्स्ट कलर, सेकंड कलर इंटू 10 का पावर थर्ड कलर प्लस माइनस फोर्थ कलर, ऐसा स्पेक्ट्रम से क्या करते हैं अपन उसकी वैल्यूज निकालते हैं। देखेंगे अपन अब आगे है अपने को ऐसा रेजिस्टेंस निकालने के क्वेश्चंस, हाँ जब फिर से देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे the areas of superconducting the appliances, the superconductor का इस्तेमाल कर जनरली the mobile chips में, सुपर कंप्यूटर्स में they are using the superconductors, है ना। जन ऑर्डिनरी यहाँ पे हीट कम से कम होना है, वहाँ पे यहाँ पे जो है साइंस, मेडिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज एंड एनर्जीज एक एरिया में। Superconductors is defined as the substance that offers the no resistance to the electrical currents, and when it is the becomes the cools and then the क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, जब उसका मतलब ठंडा होगा उसका टेम्परेचर ना बढ़े, है ना। आप देख कंप्यूटर में भी क्या होता है, अपन कूलर फैन के लिए कूलर लगाते हैं ना, उसके फैन रहता है, सुपर कंडक्टर लगाते हैं फिर भी फैन होता है। इसका मतलब क्या, 100% कोई भी विदाउट रेजिस्टेंस कोई है ही नहीं, सुपर कंडक्टर पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ द पीपल्स एग्जाम्पल्स ऑफ द सुपर कंडक्टर्स आर मैग्नीशियम, रबन्स, कॉपर्स, ऑक्साइड्स, इज एग्जाम्पल्स है तुम्हारे सुपर कंडक्टर के, पर दे आर अप्रॉक्सीमेटली, दे आर नॉट 100% सुपर कंडक्टर्स। यहाँ पे जो आपको रेंज याद रखना है, खाली कंडक्टर की रेंज क्या है तुम्हारी, इन बिटवीन 10⁻⁻⁻, इससे क्या है जो कम जो है जो तुम्हारे कंडक्टर्स हैं। बीच के मॉडरेट वाले क्या है, अलॉय, ये क्या है तुम्हारे अलॉय। और जो पावर 16 से और इसके ऊपर दिया इंसुलेटर, 14 से ऊपर दिया है तुम्हारे, 16 से ऊपर दिया हो तुम्हारे क्या है इंसुलेटर्स, है ना। खाली इतना याद रखना है। रजिस्टिविटी क्या है, इसके अपोजिट में क्या है कंडक्टिविटी। अब रजिस्टिविटी इसकी क्या है 1.10⁻8 तो कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी रेसिप्रोकल +8 आएगा, कंडक्टिविटी क्या होगी कम होगी, है ना। जितना रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ज़्यादा उतनी रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा उतना कंडक्टिविटी कम, ये रेजिस्टिविटी कम तो इसका मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या है ज़्यादा है ना। मैक्सिमम कंडक्टिविटी यहाँ पे कंडक्टिविटी मैक्सिमम दिया और रेजिस्टिविटी क्या है तुम्हारा मिनिमम। सबसे -8 बोलता मतलब बहुत से कम रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत काफ़ी कम है, बराबर है। -8 का मतलब रेजिस्टिविटी क्या है काफ़ी कम है। कुछ क्वेश्चंस देखो, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल of metallic conductors of the length 2 meter and area of cross section is given. Resistance of the conductors is 0.04 ohm. फॉर्मूला वही है, सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, R इक्वल टू रो L बाय A। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या दिया है यहाँ पे, लेंथ कितना दिया आपको असाइनमेंट में दिया है, लेंथ कितना है 2 मीटर है, रेजिस्टिविटी निकालना है अपने को। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है आपका 1.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर असाइनमेंट में दिया है। कोई बात नहीं, रेजिस्टिविटी निकालना है आपको और रेजिस्टेंस कितना है आपका 0.04 है ना। तो अभी क्या करोगे आप इसको 0.04, अरे वाह निकाल भी दिया आपने, वेरी गुड। -6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा रेजिस्टिविटी, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 0.7 है ना, यहाँ पे 2 14 2 28 बराबर है। तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 28 कितने 1 2 3 0 इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर, बराबर है। तो इसके पॉइंट्स बराबर अरेंज कर लो आप। देखो नेक्स्ट वाला देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज गिवन, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स ऑफ 0.01 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है। तो आपको रेडियस दिया तो क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वायर का कंसिडर करना पड़ेगा। एरिया क्या है तुम्हारा पाई r स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया है, कन्वर्ट करना है आपको मीटर में। एंड रेडियस दिया है, और रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको 10 ओम। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी दिया है आपको
50 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर. निकाल सकते हो क्या? सेम फॉर्मूला दिया है. तो पहले क्या करना है, एरिया निकालना है इसका. पहले सेंटीमीटर में ऐसे कन्वर्ट कर लो मीटर में, है ना. 0.01 इंटू 10⁻² मीटर हो गया ये. उसकी क्या हो गई तुम्हारी, ये क्या हो गई तुम्हारी, आपकी रेडियस हो गई. तो फिर इसमें डाल दो पाई की वैल्यू क्या, 22/7. इसका स्क्वायर कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा, है ना. एरिया मिलने के बाद में क्या है, हाँ तो हाँ निकाल दो जो भी आएगा, जो आंसर आपका निकाल सकते हो ना. ये फॉर्मूला में डाल दो. आपको इसके साथ हिसाब से अरेंज कर लो एल के हिसाब से. तो आर ए डिवाइडिंग बाय एल इक्वल्स टू एल. तो जो भी आंसर आएगा वो कितने में आएगा तुम्हारा, इन मीटर. इसमें एरिया क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 10⁻² दिया है, इसको एरिया निकालना है. अब इसका ये आर दिया है, इसका आर स्क्वायर करना है, और इंटू पाई की वैल्यू का 3.14 लो या तो 22/7 लो, है ना. कर सकते हो ये, हाँ कर लो. ये होमवर्क है आपके लिए. देखिए द नेक्स्ट वन, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज गिवन. सेम क्वेश्चन है क्या रे? ओके नहीं शायद अलग क्वेश्चन है शायद. हाँ एक मिनट, हाँ नहीं अलग है, अलग है. देखो हाँ नहीं वही है, देखो सेम है. तो इसमें क्या है, रेडियस दिया है 0.01 इंटू 10⁻² मीटर. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है आपका 10 ओहम. इफ द रेजिस्टिविटी दिया है आपको 50 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर. तो सेम लेंथ निकालना है. सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला सेम है. हाँ यहाँ पे क्या करना है, पहले एरिया निकालना है. हाँ तो फॉर्मूले में वही है, R इक्वल्स टू रो एल बाय ए. एल के हिसाब से अरेंज करो, आर ए बाय रो. तो यहाँ पे आएगा डैश मीटर. कन्वर्ट करके निकाल दो इसको. द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे क्या देखा आपने, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या है तुम्हारा, वी इज डायरेक्ट टू द आई, दैट इज वी इक्वल्स टू आई आर रेजिस्टेंस. क्या आर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, कौन से फैक्टर करते तुम्हारा, लेंथ, देन मटेरियल, अगेन थर्ड वन टेम्परेचर, एज वेल एज फोर्थ वन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, है ना. यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 1/a लिखता हूँ. तो 1/a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है तुम्हारी, रो. इट डिपेंड्स अपॉन ओनली मटेरियल. ओके ये होमवर्क दिया है आपको. राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस. और एक क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया. यूनिट लिखो, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम. इसका यूनिट क्या है तुम्हारा, ओहम मीटर, है ना. तो अभी आप रेजिस्टिविटी इसमें और से पॉइंट्स लिख सकते हैं बहुत से. स्पाइडरमैन का है, ट्राइंग टू फिगर. छोड़ ये छोड़ दो, अभी इतना समय नहीं है अपने पास. देखो हाँ देखो एक मिनट. नेक्स्ट वन, द 6 × 10⁷ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू द एरिया ऑफ 1 पर मिनट. इधर देखो तो क्या बोल रहा है, 6 × 10⁸ नंबर n दिया है. n कितना है आपका, 6 × 10⁷ इलेक्ट्रॉन दिया है, बराबर है. क्रॉस एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है आपको पर मिनट. टाइम कितना दिया है 1. व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल करंट, करंट निकालना है. करंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, Q बाय T. तो Q कैसा निकालोगे आप, Q निकालने के लिए N इंटू E डिवाइड बाय T. N कितना दिया है आपको, 6 × 10⁷ इंटू 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय 60. निकाल सकते हो. तो ये निकालो, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा आपका, एम्पियर में आएगा. निकाल दो ये. देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम में निकाले अपन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, चलो इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. तो 1 कूलम इक्वल टू कितना, 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब क्या है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इतने आएंगे, है ना. नेक्स्ट देखेंगे कितने रहे. चलो कैलकुलेट द करंट. देखो कैलकुलेट द करंट थ्रू द चार्ज दिया है. करंट का फॉर्मूला है Q बाय T. तो चार्ज कितना दिया, 600 दिया है. पासिंग थ्रू द 10 मिनट्स, 10 मिनट्स आने का है 10 इंटू 60. तो करंट कितना आ गया आपका 1 एम्पियर. इजी थे क्वेश्चन. देखो हाउ मच वर्क बी द डन ब्रिंगिंग द चार्ज ऑफ मिली कूलम. मिली का मतलब का 10⁻⁻3. तो चार्ज कितना दिया है आपको 1000 इंटू 10⁻⁻3 कूलम.
मिली का मतलब क्या है, 10⁻³ फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, तो पोटेंशियल दिया है V कितना दिया है आपको 12 वोल्ट। तो क्या करना है, वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू डाल दो सीधे सीधा, ये 12 और ये कितना है तुम्हारा 1, तो कितना आएगा, यूनिट क्या आएगा तुम्हारा वर्क का, जूल, है ना, निकाल दो। पार्टिकल्स ऑफ द चार्ज इज गिवन 15 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 आ रहा टू अनदर पॉइंट भी 100, यानी डेल्टा भी यहाँ पे दिया है। डेल्टा भी कितना है तुम्हारा 100 माइनस 50 यानी कितना है 50 होल्ड। कैलकुलेट द वर्क, वर्क निकालना है। सेम वही फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला वर्क का, V इंटू डेल्टा V इंटू क्यू बराबर। तो 50 इंटू चार्ज कितना है, छोड़ दो ये निकाल दो, है ना, निकाल दिए, चलो गुड। द नेक्स्ट वन हो गया, हो गया। एनालिटिकल आयरन ड्रॉन्स, करंट कितना दिया आपका, सॉरी 0.5 एम्पियर, वोल्टेज गिवन 100 वोल्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्यू निकालना है आपको, बराबर है। थ्रोन एंड 1 आवर, टाइम दिया है कितना 1 आवर, यानी 60 इंटू 60 सेकंड। ये चीज ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। वोल्टेज क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू क्यू बाय टी। वोल्टेज की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो क्यू कितना दिया आपको, करंट दिया है 0.5, चार्ज निकालना है आपको, टाइम कितना दिया है 60 इंटू 60, क्यू कितना आ गया फिर 60 इंटू 0.5 कूलम, है ना, ये निकाल दो। 81 इंटू करेक्ट है ना, 1/2 आएगा, 36 3 18 करेक्ट है। समझ में आया, निकाल सकते हैं ना, गुड। टॉर्च इज रेटेड एज, वोल्टेज कितना दिया है आपको 1.5 वोल्ट, करंट दिया है 500 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर दिया है, उसको कन्वर्ट करना है आपको एम्पियर में। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द टॉर्च, रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू IR, निकाल दो फॉर्मूले में डाल के, सिंपल है ना। जो भी रेजिस्टेंस क्या आएगा तुम्हारा V बाय I, यूनिट क्या आएगा तुम्हारा 1.5 इंटू 500 इंटू 10⁻³ जो भी आएगा यूनिट क्या आएगा तुम्हारा ओहम, है ना। चलो और द नेक्स्ट वन देखेंगे, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ 200 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर। लेंथ दिया है आपको 200 मीटर, द डायमीटर ऑफ वायर इज 1 mm, डायमीटर दिया है आपका 1 mm, मिलीमीटर दिया है ना। और रेजिस्टिविटी दिया है आपको 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर। तो अभी डायमीटर दिया है, मिलीमीटर में दिया है, तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करे बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीटर में आ जाएगा, बराबर है, मीटर में आ गया, है ना। तो अभी एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालोगे आप, पाई d/2 का होल स्क्वायर, पाई d² बाय 4, ये एरिया हो गया आपका, है ना। तो फिर फॉर्मूला अपना निकालना क्या है अपने को, यहाँ पे डायमीटर ऑफ रेजिस्टिविटी निकाला है ना, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है, ओके। तो फॉर्मूला वही है, द R इक्वल्स टू ρL/A, निकाल सकते हो। आंसर किस में आएगा अपना, ओहम, हाँ ओहम। रेजिस्टेंस किस में आएगा तुम्हारा, ओहम में आएगा। देखो नेक्स्ट वाला देखो, वायर्स ऑफ मटेरियल्स हैविंग द लेंथ इज गिवन 1 length 1 and the area of cross section A has a resistance of 4 ohm, okay. What would be the resistance of another wire, okay, दो वायर ले रहे हैं यहाँ पे, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, दो कंडीशन है देखो। वायर ऑफ द मटेरियल्स हैविंग द लेंथ 1 and area of cross section A has resistance of, इसका एरिया रेजिस्टेंस कितना दिया उसका 4 ohm. What would be the resistance of another wires of the same material, same material का मतलब रेजिस्टिविटी क्या है इसकी सेम है, बराबर है, रेजिस्टिविटी क्या है इसकी, मटेरियल सेम है, यानी इक्वेशन नंबर ये सेम है। एंड हैविंग द लेंथ है, शायद मेरे ख्याल से लेंथ ही होगा, लेंथ इक्वल्स टू 1/2 एंड एरिया इज 2A। तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम दिया, तो रेजिस्टिविटी क्या है आपकी सेम है, वायर 1 और वायर 2 की। फॉर्मूला क्या है अपना रेजिस्टिविटी का, R इक्वल्स टू ρL/A, तो रो कितना हो गया, रेजिस्टिविटी कितना RA/L, तो यहाँ पे दोनों का सेम है, तो RA/L इक्वल्स टू RA/L। यहाँ पे कितना, इधर का फर्स्ट वायर और सेकंड वायर, बराबर है,
तो यहाँ पे एरिया कितना दिया है, यहाँ पे आपका 2a दिया है, लेंथ कितना दिया है आपका l/2 दिया है ना, रेजिस्टिविटी क्या है दोनों की सेम है, तो क्या करेंगे अभी इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये क्या 4 हो जाएगा, RA/L को अपन कुछ भी नाम दो, यहाँ पे RA 2 और 2 4/L, तो इससे क्या है तुम्हारा 4 गुना ज़्यादा है ना, 4 गुना ज़्यादा आ रहा है दूसरे वायर का, है ना। फर्स्ट वायर का क्या आएगा तुम्हारा, रेजिस्टिविटी कितना है RA/L, फर्स्ट वायर का हो गया। सेकंड वायर का क्या आएगा तुम्हारा, रेजिस्टिविटी नहीं, कंपेयर करना है, देखो क्या बोल रहा, फर्स्ट वायर का रेजिस्टिविटी और सेकंड वायर का रेजिस्टिविटी निकालना है, कंपेयर करना है किसमें क्या है। द वायर्स ऑफ गिवन मेटल हैविंग द लेंथ ऑफ 1 मीटर दे रहा है, एंड रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, दोनों की रेजिस्टिविटी कितना है, रिलेशन निकालना है पहले वायर क्या और दूसरे वायर में, ऐसा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A एंड हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कितना आएगा, बराबर है, व्हाट वुड बी रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर्स ऑफ द सेम रजिस्टर्स हैविंग द लेंथ कितना दिया आपका 1/2, है ना, निकाल सकते हो फिर ये, पक्का, आ जाओ, कर सकते हो क्या, बताओ, मैं आ जाएगा ना, पक्का, चलो कोई बात नहीं। सिर्फ इसमें इतना याद रखना है आपको, दोनों की रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज सेम, रेजिस्टिविटी ऑफ फर्स्ट वायर इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ सेकंड वायर, बाकी की वैल्यूज डाल दो इसमें सिर्फ, है ना, आ जाएगा ना, गुड। देन by this way we will wind up the today's sessions. If any doubt you can ask me any times, if tomorrow also you can ask me the same topics, okay. Shall we wind up the today's session then? Okay, thank you.